भैया आखिर बंटवारे की क्या जरूरत पड़ गई? विवेक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा थोड़ी देर रुक कर दुकान जाना। विनोद ने अपने छोटे भाई विवेक से उस समय ये बात कही जब वो दुकान खोलने के लिए चाबी उठाने जा रहा था। हाँ भैया बोलिए, कुछ जरूरी बात है क्या, जो आपने मुझे दुकान जाते समय टोक दिया? विवेक वही विनोद के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ विवेक, जरूरी बात है। इधर 2-4 दिनों से तुम्हारे भतीजे हमारे बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए बोल रहे हैं, और मैं भी अब यही सोच रहा हूँ कि बहुत रह लिए साथ साथ, क्यों ना अब दुकान और मकान का बंटवारा कर लिया जाए। जमाने को देखते हुए हमने बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लिया, विनोद ने कहा। भैया ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अचानक ये बंटवारा क्यों? विवेक ने विनोद की बात सुनकर चौंक कर कहा। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब जब परिवार बढ़ रहा है तो कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, विनोद ने बेपरवाह होकर कहा। शायद वो अपने भाई से अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर भैया सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा है, तो फिर अचानक बंटवारे की क्या जरूरत पड़ गई? विवेक को विनोद की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। देखो विवेक, अब तक तो सब ठीक चल रहा है और हम लोगों के संबंध भी मधुर बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे भी सब ऐसे ही बना रहे, इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। दुकान मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं, और मकान तुम ले लो। विनोद की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुटिलता आ गई हो। दरअसल विनोद शुरू से ही बहुत तेज तर्रार और दबंग था, और विवेक बहुत ही सीधा साधा, बड़े भाई को बिल्कुल भगवान समान समझने वाला। चलिए भैया, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन भैया क्या आपने ये सोचने की जरूरत समझी कि आपके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कमाने खाने लायक हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है, मगर मेरे दोनों ही बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप दुकान ले लेंगे, मैं कैसे उनका भरण पोषण करूंगा, अपना परिवार कैसे संभाल पाऊंगा? विवेक बहुत ही दुखी होकर बोला। मैं कुछ नहीं जानता और मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। फिर मैं तुम्हें मकान दे ही रहा हूँ, तुम अपना कोई नया व्यापार शुरू कर लेना। विनोद को तो जैसे विवेक की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको तो वैसे भी कोई चिंता नहीं थी, वो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था। भैया, मैंने तो आपको हमेशा अपना भगवान माना था। मंजू कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जेठ जी हम लोगों को धोखा दे दे, क्योंकि आपका तो सब कुछ बन गया है। मगर मैंने उसकी बात को हमेशा ही नकार दिया, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि मेरा भाई मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मगर आज मैं गलत साबित हो गया। ये कहते कहते विवेक की आंखें आंसुओं से भर गई। अभी दोनों भाइयों की बातें चल ही रही थी कि इतने में उन लोगों की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य भी वहां आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं जेठ जी? आप अपने छोटे भाई का अहित कैसे सोच सकते हैं? माना कि हम नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, मगर क्या इतना आसान होता है नया व्यापार चलाना और फिर उसे जमाना? ये आपने सोच भी कैसे लिया? तभी विवेक की पत्नी मंजू बोली। विवेक, तुम अपनी पत्नी से कह दो कि वो बीच में ना बोले, वही अच्छा होगा। ये बात हम दो भाइयों के बीच चल रही है, तो हम ही इसे निपटाएंगे। विनोद ने मंजू की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा। क्यों नहीं बोलूं मैं भाई साहब, ये बात सिर्फ विवेक की नहीं है, इस समय बात मेरी और मेरे बच्चों की भी है। अगर आपका बंटवारा करने का ही मन है, तो ऐसा करिए कि आप मकान ले लीजिए और दुकान हम लोगों को दे दीजिए। हम कहीं किराए का घर लेकर रहने चले जाएंगे। मंजू ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा। अरे वाह, देखो तो इसकी चालाकी,
तुम्हें पता भी है मंजू, इस दुकान को जमाने में मेरे पति ने कितनी मेहनत की है। मंजू की बात सुनकर वहीं पर खड़ी विनोद की पत्नी रेखा बोली, भाभी अगर ऐसी बात है तो मैंने भी इस दुकान को जमाने में जी जान एक कर दी थी। सिर्फ भैया की मेहनत से ही सब कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप लोग हमें अपना वर्चस्व दिखाकर हमें धमका रहे हैं, जबकि उस दुकान को भैया से ज्यादा मैं संभालता था। विवेक तड़प कर बोला। विवेक की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे 2-3 दिन से कुछ एहसास तो हो रहा था ऐसी परिस्थिति का, मगर वो कुछ समझ ना सका। चाचा जी, आप चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, वरना हमें और भी तरीके आते हैं साइन करवाने के। तभी विनोद का बड़ा बेटा शुभम विवेक के पास आकर बोला, शुभम तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? विवेक को शुभम से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चाचा जी, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? जब पापा आपको मकान दे ही रहे हैं तो आप क्यों उनसे जबरदस्ती भिड़ रहे हैं? और अगर ज्यादा नाटक करेंगे तो आपको ये मकान भी नहीं देंगे। शुभम की बदतमीजी ने सारी हदें पार कर दी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अब तक मैं भैया का लिहाज करके चुप था, मगर अब नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं अभी अपने वकील दोस्त को फोन करता हूँ और इस मकान और दुकान दोनों में ही हम लोगों को बराबर का हिस्सा चाहिए। ये कहते हुए विवेक उठकर खड़ा हो गया। वकील की धमकी तो हम लोगों को मत ही दीजिए चाचा जी, वकील हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा। तभी पास में खड़ा विनोद का छोटा बेटा अनुज बोला, ठीक है तो फिर देखते हैं सच की जीत होती है या फिर झूठ की। तभी विवेक अपने दोस्त को फोन करने लगा जो कि पेशे से वकील था। विनोद को शायद विवेक से इस बात की उम्मीद नहीं थी। विवेक इतनी छोटी बात के लिए वकील को क्यों बीच में ला रहे हो? विनोद लगभग चिल्लाते हुए बोला, भैया जब आप सीधे तरीके से मेरा हक नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही मुझे ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधा बनने में अपना ही बिगड़ता है। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ और अभी शुभम ही तो कह रहा था कि वकील हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब देखते हैं पानी कितने गहरे में है। इतना कहकर विवेक ने अपने दोस्त को फोन मिला दिया। तभी विनोद अपने दोनों बेटों से कुछ खुसुर फुसुर करने लगा। पापा आप आने दीजिए वकील को, हम देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों को दुकान चाहिए तो चाहिए ही, मुख्य बाजार में इतनी अच्छी कोई और दुकान तो मिलने से रही। विनोद के दोनों बेटे बोले। इतने में रमेश भी आ गया और विवेक ने उसे सारी बात बताई तो उसे भी विवेक का ही पक्ष मजबूत लगा। उसने विनोद को समझाते हुए कहा, देखिए भैया, कानून के हिसाब से तो दोनों ही भाइयों को मकान और दुकान दोनों में आधा आधा हिस्सा मान्य होगा, इसलिए बेकार की जिद छोड़िए और दोनों ही जगह को आधा आधा कर लीजिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना आसान काम नहीं है। मगर उन लोगों ने रमेश की बात नहीं मानी और अंत में केस फाइल हो ही गया। विवेक का पक्ष मजबूत था, इसलिए उसे दोनों ही जगहों में आधा आधा हिस्सा मिला। विनोद और उसके बेटे कुछ भी ना कर सके, मगर विवेक और मंजू को अब कुछ सुकून था, क्योंकि भगवान ने उनकी सुन ली थी। अब वो खुशी खुशी अपना परिवार चलाने लगे। बहू को भला क्या दुख सास के जाने का। ये देखो प्रीति बहू का व्हाट्सएप स्टेटस लिखा है, मिस यू मम्मी जी, जैसे कि सास के जाने का बहुत दुख हुआ हो। भला किसी बहू को सास के गुजरने का दुख होता है। अंदर से तो बहुत खुश हो रही होगी कि चलो बला टली, मगर दुनिया को दिखाने के लिए गम का स्टेटस लगा रखा है। चाची सास रेवती ने प्रीति की नंदों से कहा। दोनों नंदे अवनी और वाणी अपना फोन खोलकर बैठ गई। मामी सुषमा जी आई और दोनों नंदों को गले लगाकर सांत्वना देने लगी।
चुप हो जाओ दोनों, जानती हूँ माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बेटियों को दुख तो होता ही है। माँ के जाने का बहू, इन दोनों ने ठीक से खाना खाया या नहीं? बहू जरा सबके लिए पानी तो ले आओ। पंडित जी को देने के लिए दान का सारा सामान आ गया ना? देख लेना कोई कमी ना रह जाए, मामी सास बोली। प्रिय सोचने लगी कि मुझे कोई सांत्वना क्यों नहीं देता। माँ जी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, मेरा दुख किसी को क्यों नहीं दिखता। प्रीति से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम भी खाना खा लो, सुबह से काम में लगी हो। दोनों नंदे चाय नाश्ता खाना सब बराबर टाइम से लेती, प्रीति को पूछती तक नहीं थी। फिर भी सबको बेटियों का ही दुख दिखाई देता, मगर बहू का नहीं। उसकी माँ जैसी सास ने उसे कभी भूखे नहीं रहने दिया था। वो तो उसके हाथ से काम छुड़ाकर उसे अपने साथ नाश्ता करने बिठाती थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। एक तरफ रसोई बनाने वाली आंटी खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ बनने वाले पकवानों की लिस्ट केटरर को दी जा रही थी। 2 दिन बाद लगभग 300 लोगों का खाना जो बनना था। मौका था प्रीति की सास सरिता जी की 13वीं का। ससुर जी तो 3 साल पहले ही गुजर गए थे और अब सासू माँ भी नहीं रही। उन्होंने प्रीति को एक माँ से बढ़कर प्यार दिया था, मगर प्रीति उनके जाने के बाद 2 घड़ी चैन से रो भी नहीं पाई। वो घर की एकलौती बहू थी, उसे सारी जिम्मेदारी जो निभानी थी। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। सबको बेटियों के आंसू दिखते, मगर बहू की आंख में भी आंसू थे। इसकी किसी को फिक्र नहीं थी। भैया, आप तो जानते हैं, हमारे यहाँ माता पिता के गुजरने पर बेटियों की तरफ से याद स्वरूप सभी रिश्तेदारों को कुछ भेंट दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि भेंट स्वरूप चांदी की गाय सबको दी जाए, अवनी बोली। पर सभी को चांदी की गाय देने से तुम्हारे भाई पर अतिरिक्त भार आ जाएगा, क्योंकि मायके वालों को बेटियों और बहनों को दुगना करके लौटाना पड़ता है। यह भी रिवाज है, चाचा जी बोले। इस पर प्रीति का पति अनिल बोला, चांदी की गाय के बजाय स्टील के बर्तन दे देते हैं। अब इतनी भी कंजूसी मत करो भैया, हम अपने ससुराल में स्टील के बर्तन दिखाएंगे क्या? हमारे ससुराल वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें भी तो अपने ससुराल में देने होंगे, छोटी बहन वाणी बोली। प्रीति ने हाथ से इशारा करके कहा, जिसमें बहनों की खुशी हो वैसा ही कीजिए। 13वीं के दिन प्रीति सास की बड़ी सी फोटो स्थान पर रख रही थी। उसने फोटो को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखो नौटंकी, जैसे माँ के जाने का दुख इन्हीं को है। भला बहुओं को भी दुख होता है सास के जाने का, उसकी बड़ी ननद अवनी धीरे से बोली। अनिल ने सब सुन लिया, मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो शांति से अपनी माँ के लिए पूजा करना चाहता था। पूजा और भोज का कार्यक्रम पूरा होने पर अधिकतर मेहमान चले गए थे। अब घर में रह गए दोनों बहनों के परिवार, चाचा चाची, मामा मामी। अनिल ने अपनी बहनों से कहा, क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी भाभी नौटंकी कर रही है। क्या बहू को माँ जैसी सास के जाने का दुख नहीं होगा? बहू को आंसू बहाने का हक नहीं है, उसके हिस्से बस जिम्मेदारी ही आती है। तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो, माँ और प्रीति का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का था। माँ ने कभी प्रीति की बुराई मुझसे नहीं की और ना ही कभी प्रीति ने माँ के खिलाफ कुछ कहा। माँ ने तो प्रीति को नए माहौल में ढलने के लिए उसे पूरा समय और अपना पूरा सहयोग दिया था। अपनी बहू के हर दुख तकलीफ को उन्होंने महसूस किया था। जब भी कभी मुझ में और प्रीति में कहा सुनी हो जाती थी, तो माँ मुझे ही बदलने के लिए कहती थी। हमारी शादी के समय प्रीति को अच्छी तरह से रसोई संभालनी नहीं आती थी, मगर माँ ने उसे ताने नहीं दिए, बल्कि माँ की तरह उसे प्यार से सब कुछ सिखाया। दोनों बच्चों के जन्म के समय माँ ने प्रीति के खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखा। प्रीति ने भी माँ की बीमारी में दिन रात एक कर दिए थे।
मैं तो रात को आराम से अपनी नींद पूरी करता था, मगर प्रीति रात रात भर जागकर माँ की देखभाल करती थी। जब माँ को पैर में चोट लगी थी, तब तुम दोनों बहनें काम करने के डर से उन्हें देखने तक नहीं आई। जब माँ ठीक हो गई तो छुट्टियों में आराम करने आई। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रीति ही थी। पापा के असमय गुजर जाने से माँ को बहुत ही आघात लगा था। तब प्रीति ने उन्हें गम से बाहर निकलने में उनकी मदद की। तुम दोनों बहनें तो उनकी भारी साड़ियाँ लेने आई थी। लोग क्या कहेंगे माँ को भारी साड़ी में देखकर? तब प्रीति ने कहा था, माँ अब समय बदल गया है, आपको पहनना होगा पापा की खुशी के लिए। आपको उनकी पसंद की साड़ी में देखकर पापा जी की आत्मा कितनी खुश होगी। प्रीति ने माँ के जीवन में खुशियों के रंग भरे थे। बेटियों की तरह बहू को दुख होता है सास के जाने का, मगर उनके पास दुख दिखाने का समय नहीं होता। और अगर वो दुख दिखाती भी है तो लोग उसे दिखावा कहते हैं। तुम लोग मानो या ना मानो, माँ के जाने का दुख मुझसे ज्यादा प्रीति को हुआ है। अनिल ने दुखी स्वर में कहा।